और ऊपर के ऑफिसर्स को भी खुश रखा और साथ साथ अपना काम भी शुरू किया। हम बॉम्बे में धीरे धीरे तुम सेटल भी हो गए अच्छे से, और मैं तो चाहता हूँ तुम और ज़्यादा आगे बढ़ो। ये डॉक्टर M.K. दीक्षित हैं, पशु चिकित्सक हैं। जब मैं मुंबई जाने के बारे में सोचता था, मुझे कुछ नहीं पता कैसे जाना, कहाँ जाना, क्या घर वाले भी नहीं जाने देंगे, कुछ नहीं। मैं किसी से अगर बोलूं भी तो अच्छा भाई हीरो, तो पता चला वो भी डर लगा रहता था। तो मैंने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की। तो जब मेरा जाने का प्रोग्राम बना तो मैंने इनका ही इस्तेमाल किया, और इन्होंने मुझे घर पे भी मैंने यही बोला कि डॉक्टर साहब ने बोला है, ये देखिए लेटर लिख के दिया है ये। तो इनके इत्मीनान की वजह से घर वालों ने मुझे जाने दिया। चलिए, तो मुंबई पहुंच गए जैसे तैसे, लेकिन मुंबई तो बड़ा मुश्किल जगह है। मेरा एक दोस्त था दीपू करके, कानपुर में। दीपू के ताऊ जी यहाँ मुंबई में रहते थे। हाँ, और मुझे लगता था ये एक चिट्ठी ताऊ जी के लिए लिख, क्योंकि काम आम का सिलसिला तो मैंने डॉक्टर साहब से थोड़ा सा कि किसी कंपनी का, लेकिन रहने का सिलसिला तो वो फिर ताऊ जी के लिए उन्होंने लेटर लिखा कि भैया ये राजू हैं, हमारे घर के बच्चे जैसे हैं, तो इनको जरा थोड़ा सा हम भी आ रहे हैं कुछ दिन का। तो उनका लेटर वेटर लेकर के मैं वहां पर पहुंच गया ताऊ जी के पास। वो काफी स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने बोला अच्छा यहाँ रहो, सामान ऊपर रख दो, ये बाहर बालकनी है, बालकनी में एक चटाई बिछा के सो जाया करो, सुबह 6 बजे उठो और सब यहाँ का साफ सफाई कीजिए, और 8 दिन तुम यहाँ रहो, इसके बाद तुम अपना आगे का निजाम करते रहो। हाँ, फिर तब तक एक वहीं पीसीओ में, शाम को उनके पीसीओ पे बैठना पड़ता था मुझे। तो वहाँ पीसीओ में तमाम लोग आते थे। तो वहीं पर एक हमारे कानपुर के एक मिश्रा जी मिल गए जो रेलवे में नौकरी किया करते थे। उनसे बात हुई, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया, हमने कहा हमारे पास ऐसा ऐसा रहने की बड़ी समस्या है ये। तो बोले मैं अकेला रहता हूँ ये वो। तो हमने तो तुरंत बैग तैयार कर लिया कि इतना कानपुर के हैं ये वो। तो उन्होंने बोला लेकिन पैसे वैसे का कितने दोगे, क्या करोगे? उन्होंने बोला तुम 500 रुपये दे दिया करो, बाहर वाले कमरे में तुम अपना। हमने ठीक है 500 दे देंगे हम। तो उनके रूम में रहने लगा। फिर वहां ना तो कोई दरी, न चटाई, न कुछ, न पानी पीने का एक गिलास या बोतल, कुछ नहीं था। तो जैसे तैसे 2-4 दिन चला। एक दिन ऐसी स्थिति हो गई कि पैसे भी नहीं मेरे पास और भूख जबरदस्त। तो उस वक्त मम्मी ने मेरी एक लैया का सत्तू जो होता है वो बांध करके एक उसमें रखा हुआ था, तो जिसको मैं रखा हुआ था, कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो उस दिन वो सत्तू फिर हमने कहा आज इसको जो है इससे फूंक, हाँ उसको निकाला मैंने। लेकिन सत्तू को उसको बनाने के लिए, उसमें पानी डालने के लिए, घोल डालने के लिए कुछ तो चाहिए, कोई बर्तन। मैं बड़ा अगल बगल देखता रहा, कहीं कोई। तो और भूख और चीजें, कई बार वो समय ऐसा होता है जिसको हालांकि बताने में बड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, लेकिन उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। फिर मैं टॉयलेट में गया मैं, और वहां एक प्लास्टिक का डब्बा रखा हुआ था, उसको मैंने धोया और धो करके रात के 12 बज गए थे काफी। उसमें फिर मैंने सत्तू डाला और उससे मैंने उसके बाद हुआ क्या कि फिर मेरी जब स्थिति हो गई तो 1-2 दिन तो सत्तू वत्तू में निकल गया चीजें। फिर मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मैं बीमार हो गया, बुखार आ गया। अब मेरे पास ना तो दवा लेने के पैसे, ना कुछ चीजें। तो मैं बस उठा और चालू डब्बे में ट्रेन में बैठ करके मैं वापस कानपुर चला गया। तो इसके बाद फिर मैं कानपुर गया, कानपुर से फिर वापस लौट आया। फिर वापस मैंने कहा कि नहीं मुझे वापस आना है, कुछ करना है। लेकिन यहाँ वापस आया, फिर वही भूख प्यास, वही तकलीफ, वही संघर्ष फिर शुरू हो गया। तो सोने को वाकई में मुझे नहीं मिलता था, क्योंकि इसके बाद फिर मैं एक ऐसी जगह शिफ्ट हो गया जो हमारे कानपुर के मामा जी, उनकी एक डेयरी हुआ करती थी वहां पर। तो उनकी डेयरी पे मैं सुबह दूध लोगों के घरों में, चूंकि डेयरी थी इनकी, तो मैं साइकिल में टांग करके दूध ले जाकर घरों तक पहुंचाना। कस्टमर्स आ जाते थे, चाय बनानी तो चाय बनाता था, ये भी साफ करता था, ताकि इनको ये लगे कि नहीं ये पूरी तरीके से चीजों को ये है। उसके बाद बीच में हाँ किसी को बोझ ना लगे। चलिए एक मैसेज और सुनवा कर
याद है आपको हमारी और पहली मुलाकात? तभी मुझे देख के आपको लगा कि आपके अंदर टैलेंट तो बहुत है, आप लोगों को हंसाते हैं और लिखते रहते हैं, जो जो चीज आप लिखते हैं वो मुझे सुनाते हैं, फिर हम लोग सब हंसते हैं। इन सब बात होने के बावजूद भी उस वक्त आपको काम नहीं मिल रहा था। फिर मैंने आपको एक जगह टिफिन घरों में, ऑफिसों में देने के लिए एक जगह काम लगाया, आपने वो भी किया। आप वाकई में हिम्मत ना हारने वालों में से हैं। आपने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत किया, जिसका नतीजा आज ये है कि आप भी देख रहे हैं और सारा जमाना देख रहा है कि आप आज कहाँ हैं। उन्होंने भी मेरा काफी सहयोग किया और मुझे सबसे बड़ा एक कभी आज भी मैं याद करता हूं तो उससे मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है कि उस वक्त कुछ छोटा मोटा काम मिल जाए इसके लिए, तो इन्होंने ही मुझे, सिराज भाई ने मुझे काम दिलाया था। एक सिंधी भाई थे, वो घर में खाना बनाया करते थे, तो दोपहर में खाना ऑफिसेस में टिफिन, तो उनको लोगों को जाकर के खाना खिलाना, खाली टिफिन लेकर के वापस आना, ये काम था। कई दिन ये हुआ, फिर कई दिन ऐसा भूख लगती थी, मैं सबको सर्व करता था, तो कोई बोलता था जरा ये भाजी और देना, तो मैं ऐसा कटोरा था, नहीं भाई ये तो भाजी खत्म हो गई, ये वाली ले लो। हाँ, हालांकि वाकई में ऐसा दिखा भी देता था खत्म हो गई, उसमें थोड़ी सी साइड में लगी, क्योंकि बड़ा टिफिन होता था ना, तो थोड़ा थोड़ा साइड में, तो एक दूसरे टिफिन में, तीसरे टिफिन में, ऐसा कुछ साइड में। तो फिर मैं वहां से निकलता था, जब इतनी भूख ऑफिस से खिला करके, एक चाय की दुकान थी किनारे, उसके यहाँ मैं सारे टिफिन फटाफट ऐसे खोलता था, ये इसमें करके, और उसमें बचा हुआ जो भी भोजन था वो खाता था, पेट में राहत मिली। फिर तो वो चीज मुझे कभी कभी। उन दिनों गाना भी गाते थे? हाँ, मतलब गाना नहीं गाता था, बस एक सोचता था कि औरों को पिलाते रहते हैं, खुद प्यासे रह जाते हैं। मेरे तो एक पड़ोसी है, वो बाबा रामदेव के इतने बड़े फैन है कि उनके सुबह भी बाबा रामदेव से होती है और शाम भी बाबा रामदेव से। उनके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए। मैं उनके घर पे गया, मैंने पूछा भाई बच्चों का नाम क्या रखा? बोले एक का अनुलोम, दूसरे का विलोम। Rhythm 2013, a state level tech fest organized by ISEC University. ये जो प्रोग्राम है आज का, ये एनुअल फंक्शन है जिसको रिदम 2013 का नाम दिया है हम लोगों ने, और लगभग एक हफ्ते का ये प्रोग्राम था, जिसमें कि लिटरेरी इवेंट्स थे, टेक्निकल इवेंट्स थे और साथ में कल्चरल प्रोग्राम भी किया गया।
उसमें छात्रों ने जो प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें भी जो पुरस्कार जीते उनका पुरस्कार वितरण किया गया। प्रिज्म का चैंपियन सीमेंट, क्योंकि जिसमें है दम वही होता है चैंपियन। मजबूती और विश्वास, प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। खरीदिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टर्स ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टर्स पानी की टंकियां और पाइप। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी पर। चलिए, तो संघर्ष की बातें हो गई, फिर वो जो किस्मत का यू टर्न होना था वो कैसे हुआ? शेखर सुमन तक कैसे पहुंचे आप? मैं अपने हिसाब से कुछ कुछ लिख करके रखता रहता था। फिर अचानक ये शो शुरू हुआ शेखर सुमन जी का, मोर्स एंड शेखर्स। वो मेरे पास तो टीवी भी नहीं था, कहाँ क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है मुझे कुछ पता नहीं। तो एक ऐसे तो छोटे से स्लम में मैं रहता था, जैसे निकलता था लोगों के घरों में टीवी ऐसे लगे रहते थे, तो मैं ऐसे खड़े होकर किसी घर में टीवी देखने लगता था। तो कह रहे कैसे खड़ा है? नहीं कुछ नहीं, ऐसे नहीं। तो मैंने एक दिन ये शो देखा शेखर जी, तो उसमें कुछ जोक सुने मैंने, तो मुझे लगा कि मैं जो लिखता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, और ये शेखर सुमन साहब जो बोल रहे हैं, तो उस वक्त मुझे वो जोक्स, वो कंटेंट मुझे ऐसा लगता था कि इससे हैवी मैं दे सकता हूँ इनको। हाँ, तो मैंने कहा इनसे मिलना, और ये मुझे क्यों खड़ा करेंगे, मुझे क्यों एंटरटेन करेंगे, इनका घर, इनका पता, एड्रेस कहाँ से ढूंढूं मैं, इनका नंबर कहाँ से ढूंढूं। बड़ा संघर्ष करता रहा कि कोई इन शेखर सुमन से मुझे मिलवा दे, बट किसी ने नहीं मिला। तो एक दिन अचानक मैं कहीं अंधेरी में किसी के ऑफिस में गया था मिलने, तो अचानक डायरेक्टरी रखी हुई थी, वहां से मैंने देखा तो उनका नंबर मिल गया मुझे, लैंडलाइन नंबर। हमने कहा मैं फोन करूंगा तो पता नहीं कौन है क्या है भाई, क्यों। मैंने फोन किया, अलका भाभी ने फोन उठाया, हाँ बोलिए क्या है। तो मैंने थोड़ा डेयरिंग अपने का, शेखर है क्या, शेखर से मिलना है। मैं ये बात मैंने शेखर जी को भी नहीं बताई। अब उनको पता चल जाएगी। तो
मैंने कहा सर, मैं फटफट पढ़, मैंने सर मेरा नाम राजीव निगम है सर, मैंने लिखता हूँ, मैंने आपका शो देखा है सर, और आपके शो के सामने मैंने सर बहुत अच्छी चीज के बहुत सारे जोक लिखकर मैं चाहता हूँ कि सर आपके लिए दूं, और मैं सर मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप उसको करें बस सर ये, और मैं किससे मिलूं? अच्छा। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, बोले ये तुम इनसे मिल लो, ये अभिज्ञान झा है जो हमारे शो के क्रिएटिव हेड है। तो खैर करते करते अभिज्ञान साहब को मिला, मैं अंधेरी स्टेशन से पैदल लोखंडवाला तक आना जाना, तो सेट पे गया, वो बोले सेट पे आ जाओ। उन्होंने मुझे सिखाया, बताया, और मेरी पहली जब स्क्रिप्ट शूट हुई तो उन्होंने बोला यार आज का एपिसोड यार बड़ा कमाल का था, किसने लिखा? तो फिर अभिज्ञान नहीं, मुझे बोला कि ये राजू है, नया राइटर आया है, इसने लिखा है। राजू वेरी गुड राजू। तो एक बात बताइए, मूवर्स एंड शेकर्स का कोई खास जोक आज शेयर किया जाए लोगों के साथ? एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं मैं। मेरे तो एक पड़ोसी है, वो बाबा रामदेव के इतने बड़े फैन है, इतने बड़े फैन है कि उनके सुबह भी बाबा रामदेव से होती है और शाम भी बाबा रामदेव से। उनके घर में जुड़वा बच्चे पैदा हुए। मैं उनके घर पे गया, मैंने पूछा भाई बच्चों का नाम क्या रखा? बोले एक का अनुलोम दूसरे का विलोम। हमने कहा मैडम को उन्हें पहचाना नहीं? बोले मेरी पत्नी है कपाल भारती। मैंने कहा आपके पिताजी नहीं दिख रहे? आपको मालूम नहीं पिछले महीने उनका प्राणायाम हो गया है। वो उसी लैंग्वेज के बाद। चलिए पत्रकारों पर भी कुछ हो जाए। एक तो पहली बात यह है कि आजकल टीवी चैनल्स, न्यूज चैनल्स स्पेशली काफी तादाद में हो गए हैं, और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि 24 घंटे की खबरें जुटानी है, इतना कंपटीशन हो जाएगा। किसी गली में अगर मोहल्ले में कोई कुत्ता भी मर गया तो ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, और लगा नमस्कार, अभी भी पता चला है कि हरियाणा के हिसार जिले में एक गली में एक कुत्ते की मौत हो गई है। आइए ताजा जानकारी के लिए आपको ले चलते हैं उसी गली में जहां पर पहले से ही मौजूद है हमारे संवाददाता मणि। हर जगह पहले से मौजूद रहते हैं, इतने एडवांस। हाँ, अच्छा एक खास बात और देखिए, कई बार ऐसा करते करते बोलते बोलते एक वर्ड को कई बार रिपीट भी करते हैं लोग। हाँ ये बताओ जो मनीष, हेलो, हाँ मनीष, मनीष भी खड़ा रहता है। हाँ मनीष, हाँ मनीष ये बताओ जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर हुआ है, जो कुत्ते की मौत हो चुकी है, जो कुत्ता मर चुका है, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं रहा है, उस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी है? हाँ मनीष, मनीष ऐसे ही खड़ा रहता है। नहीं ये बताओ जो कुत्ता मरा, जो कुत्ता एक्सपायर, जो कुत्ते की मौत हो चुकी, जो कुत्ता इस दुनिया में नहीं है, उस कुत्ते की मौत को लेकर तुम्हारे पास क्या ताजा जानकारी? मनीष लगता है मनीष से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनीष उधर से बोला नहीं, संपर्क हो रहा है। इधर मनीष प्यार से कर रही, कभी स्टूडियो में भी प्यार से मनीष किया कर। जब बाहर निकलता हूँ धूप में गर्मी में तो बड़ा मनीष करती है। मनीष भी शुरू हो जाता। शालिनी जैसा कि आप देख सकती है जो कुत्ता मरा हुआ है, ये कुत्ता काले रंग का कुत्ता है। जैसा कि आप देख सकती है इस कुत्ते के पंजे भी मुड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख सकती है इस कुत्ते की पूंछ भी टेढ़ी है। जैसा कि आप देख सकती है इस कुत्ते के शरीर पे कोई चोट का निशान नजर नहीं आ रहा है। इससे मुझे लगता है इस कुत्ते ने सुसाइड किया है। अच्छा मनीष ये बताओ जो कुत्ता मरा है, जो कुत्ता एक्सपायर हुआ, जो कुत्ते की मौत हो चुकी है, इस कुत्ते की मौत को लेकर के शासन और प्रशासन का क्या कहना है? तो को आपसे आगे बढ़ रही हूँ। शासन प्रशासन का 10 घंटे हो गए मरे हुए हैं, तो कोई जिम्मेदार आदमी है, सबसे पहले मैं पहुंचाऊंगा यहाँ पे। हाँ? अच्छा तुमने किसी से बात की क्या ये कुत्ता किसी का पालतू कुत्ता था? हाँ हमने कभी बुजुर्ग से बात की, उनका कहना कम तुम्हारा खुद का पेट पालना मुश्किल है, महंगाई में कुत्ता कौन? मनीष ये बताओ, मनीष ये बताओ, मनीष ये बताओ कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही है, क्या उससे नजर लगा कुत्ते के सगे संबंधी भी पहुंच गए वहां पर? मनीष ये बताओ कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच गए तो क्या उसने? हेलो मनीष, हाँ जैसे कि कुत्ते की भौंकने की आवाज आ रही, क्या उसने कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच गए? हेलो मनीष, मनीष जैसे कुत्ते के लगातार भौंकने की आवाज है, क्या उसने कुत्ते के सगे संबंधी वहां पर पहुंच गए? अरे सगे संबंधी की मार गोली, वही कुत्ता उठ के बैठ गया। वो बेचारा सोया हुआ था कहीं पर, अपना पूछ साफ करके अपना उसकी ब्रेकिंग न्यूज बना दी। तो देखिए कुछ सुनवाते हैं आपको। मुझे याद है जब पहली बार आपने मुझे इनडायरेक्टली प्रपोज किया था। प्रपोज नहीं था वो, आप जानना चाहते थे कि मेरे वुड बी की क्वालिटीज क्या होंगी और मैं क्या
परसीव करती हूँ अपने वुड बी में। और जब मैंने वो लिखा कुछ टर्म क्वालिटीज जैसे सेल्फ मेड मैन एंड ऑल, और आपने बहुत शरारती उसमें कहा था कि ये सारी क्वालिटीज आप में हैं और मुझे क्यों नहीं नजर आया आप में। उसके बाद गौर करने के बाद मुझे लगा कि हाँ, आप में वो सारी क्वालिटीज है। और उसके बाद हमारे बीच में जो बॉन्ड बना, वो उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी आज शादी हो गई है। मुझे लगा था कि ये मेरी जिंदगी के लिए बहुत परफेक्ट है, और वाकई में ऐसा हुआ। जिस दिन से मेरे जीवन में ये आई, उस दिन से हमारा जीवन सो नाइस। राजीव, सच कहूं उम्मीद नहीं थी ऐसी बातचीत हो जाएगी आज, और दुनिया को हमेशा हंसाते रहते, लेकिन आज मैंने देखा कई लोगों की आंखों में आंसू ला दिए आपने। इतना बेहतरीन आप लिखते हैं, जो मैंने शुरू में भी कहा था, आपकी ताकत है, आपकी लेखनी। हम चाहते हैं वो ताकत हमेशा बरकरार रहे। एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। चलिए, लेकिन ब्रेक पर हंसाते हंसाते चलते हैं, कुछ हो जाए। सिद्धू जी एक ऐसे फनकार हैं कि वो मस्ती में रहते हैं और हंसते हैं, उनकी आदत है। मैंने तो देखा जब मैं उनके साथ शो करता था कि कोई भी आर्टिस्ट माइक लेकर के आता था, उसने माइक रखा, माइक वाइक सेट कर रहा, वो पहले शुरू हो जाता, गुरु तुम्हारे अंदर कमाल की प्रतिभा है, गुरु छा जाएगा तुम। जिस तरीके से पूछ के पाप पालने में नजर आते हैं गुरु, जिस तरीके से जुगनू की रोशनी से दिवाली नहीं मनाई जाती और समंदर में लघुशंका करने में से कभी सुनामी नहीं आती। मेरे दोस्त आ गया, आ गया, अबे ठोको ताली, खा गया। क्या हुआ, डरा क्यों रहे थे? तुम्हारे अंदर कमाल की प्रतिभा है बेटा, पूछ के पास आप क्या गलती क्या, डरा क्यों रहे? ये बेटा तू छा गया। साहब मैं आर्टिस्ट नहीं, इलेक्ट्रीशियन हूँ, माइक रखने आया था इधर में। रीचा जी, भाई आज आपके सामने बैठ के बड़ा अच्छा लग रहा है। कैसे तो बना पाप है 10 नंबर है, मैं भी कहने के जाऊंगा क्योंकि मेरा नाम है प्रेमनाथ। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। VIP सिटी, अ सिटी इन द सिटी, जहां उपलब्ध है 1500, 2400 एवं 4000 स्क्वायर फीट के प्राइम प्लॉट्स। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 8120008218, 8120008253। VIP सिटी, सडू उरकुरा रोड, रायपुर। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए
एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा, इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। An institution with 25 years of leadership, trust of more than 3 lakh students, best faculty, best system and proven results. Trusted name in the field of IIT JEE, AIEEE, pre-medical and pre-nurture. Allen Career Institute, Kota, Rajasthan. Your path to success. अभी खबर मिली है कि TDS कार्ड के जमा ना करने और TDS रिटर्न फाइल ना करने पर VHN कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्हें जुर्माने के साथ साथ 3 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है। सर ये फाइलें छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने जो TDS काटा था जमा किया या नहीं? वो तो तुम्हें मालूम है कि ये पैसा जमा न करवाने पर जेल की सजा हो सकती है। और TDS के रिटर्न फाइल करें क्या? वो मैं बस करवाने ही। मुझे आज ही कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए और रिटर्न में सबके नाम के सामने सही पैन लिखा होना चाहिए। आयकर विभाग ने टैक्स डिडक्टर्स को सुझाव दिया है कि TDS की राशि तुरंत जमा करवाएं और अपना नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में न आने दें। An institution with 25 years of leadership,